सर 23 तारीख से भूटान गेट खुल जा रहा है, लोगों का जाना आना प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। वहीं जयगांव के लिए बिजनेसमैन लोगों के लिए एक खबर ये भी है कि 3,000 से ज़्यादा का शॉपिंग नहीं कर पाएंगे भूटनीज जो भी आएंगे। किस तरह से आप परिस्थिति देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो गेट खुल रहा है। जयगांव के सभी नागरिक और ज़िले के सभी लोगों को बहुत ही बधाई, क्योंकि 2.5 वर्ष से ये गेट बंद होने के कारण से भूटान वाले को भी तकलीफ़, और हमारे जयगांव और ज़िले के बहुत लोग जयगांव के साथ रिलेटेड हैं, भूटान के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन सबको तकलीफ़ था। तो 23 तारीख को ये खुलने जा रहा है। खुशी का बात है, ये खबर अच्छा है, लेकिन साथ साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हम लोग को भूटान प्रशासन की ओर से दिखाई दे रहा है। जैसे एंट्री का प्रोसेस है, ऑनलाइन एंट्री जो कर रहे हैं, अब ये एंट्री एक बार ही करना है या हर बार जब जाना है तब करना है, यह अभी हम लोग क्लियर नहीं है। आगामी कल हम लोग को भी बुलाया गया है कि जो पेडेस्ट्रियल एंट्री है उसका एक मुआयना और चाय पीने के लिए भूटान प्रशासन ने हम लोग को बुलाया है। हम लोग जा रहे हैं, यह विषय हम लोग उनके समक्ष रखेंगे। और देखिए, 3,000 का ही माल जाएगा ऐसा नहीं है। आप लीगली एंट्री करके तो करोड़ों का माल ले जाइए, उसमें कोई मनाही तो नहीं है। लेकिन जो हैंड बैगेज है, जो पर्सनल लोग बाज़ार करते हैं, खुदरा दुकानदार से और लोग रिटेलर से थोड़ा थोड़ा परचेज करके ले जाते हैं, यह 3,000 रुपया का उन्होंने एक हैंड बैगेज तय किया है। इससे अधिक का जो है आप और हाथ में नहीं ले जा सकते हैं। हमको लगता है ये बहुत ही कम है, क्योंकि एक आजकल कोई भी सामान महंगाई का इस ज़माना में 3,000 रुपया का परचेज मैंने बहुत कम परचेज होता है। तो इसको कम से कम भूटान प्रशासन को 15,000 रुपया तक हमको लगता है कि बढ़ाना चाहिए, और इससे भूटान के नागरिक भी खुश होंगे और जयगांव के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, उनको भी इसमें काफ़ी अपना जो रोज़गार चलाने के लिए, क्योंकि 2.5 साल के बाद में गेट खुल रहा है। और ऐसे भी रिटेलर जो है जयगांव के, वो प्राय रिटेल व्यापार एकदम बंद सा हो गया है। अब उसमें यदि ये 3,000 रुपया का एक रिस्ट्रिक्शन यदि वो कर देते हैं, जो भी पेडेस्ट्रियल से एंट्री और एग्ज़िट होता है उसमें 3,000 रुपया से ज़्यादा का सामान हैंड में वो हाथ में लेके नहीं जा सकते हैं, तो हमको लगता है ये थोड़ा ज़्यादती ही होगा। हम कल भी थोड़ा आग्रह करेंगे और मीडिया के माध्यम से हम भूटान सरकार को भी आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और जयगांव के छोटे छोटे व्यापारियों के बारे में, प्लस भूटान के भी जो लोग हैं वह भी गरीब लोग ही हैं, वो भी इधर आएंगे तो उनको भी 10, 12, 15,000 रुपया का घर का सामान, कोई अब एक बक्खू लेके जाएंगे, वो बक्खू भी 5,000 का होता है आज, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 का होता है। तो आदमी एक अपने लिए एक ड्रेस लेके जाएगा, उसमें भी उसको टैक्स दे के ले जाना पड़ेगा। यह तो हमको लगता है भूटानी नागरिकों के ऊपर में भी थोड़ा सा अन्यायी हो रहा है। तो ये आग्रह है आप लोग के माध्यम से, भूटान प्रशासन इस बारे में थोड़ा सोचे। बाकी आने वाले दिनों में हम इस विषय को लेकर के और जितना हो सकता है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अंकल, एक चीज़ देखने को मिला है, जैसे भूटान में अभी 1,200 रुपये करके पर हेड बता रहे हैं चार्जेस लगेगा। वो कहाँ तक लगेगा? जैसे फुलचेलिंग पहले लोग जो जाते थे कोई चार्जेस कुछ भी नहीं था, अभी तो मतलब क्या लगता है आपको, फुलचेलिंग लोग आवाज़ ऐसे कर सकते हैं? देखिए, अभी 1,200 रुपया हर भारतीय पर्यटक को भी, पर्यटकों से वो ले रहे हैं, एक डेवलपमेंट क्या, एक फीस के नाम पर ले रहे हैं। हमको लगता है जैसे भूटानी लोग भारत आते हैं, अब भूटानी लोग भारत आते हैं तो भारत और भूटान का तो मैत्री संधि है। अब भूटानी लोग भारत आते हैं, जयगांव में उनको कहीं एंट्री नहीं करना पड़ता है। बिना एंट्री के वो जयगांव से निकलते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, 6 महीना रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पीजी में बैठते हैं। तो भारत सरकार की ओर से तो हमको लगता नहीं है, या बंगाल सरकार की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर में, आपको एंट्री करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये इतना दिन बैठना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये संधि के विपरीत ये कार्य है। फिर भी अब भारतीय इतना मैत्रीतापूर्ण संबंध है, पर्यटकों से आप कुछ फीस ले रहे हैं तो उसको एक नॉमिनल 200 रुपया पर डे का कर दीजिए, 300 रुपया कर दीजिए। 1,200 रुपया हमको लगता है बहुत ज़्यादा है। और हमने तो सुना है कि अब हम भी यदि गुम्फा जाएंगे, यहाँ पर हम फुनचिलिंग जाते हैं तो गुम्फा जाते हैं, और वहाँ पर हम भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं, तो उसके लिए भी 1,000 रुपया लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए
और नहीं तो भारतीय लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर एक चीज़ और है कि जो जैसे यहाँ का व्यापारी लोग मुख्य रूप से भूटान वाले भी जगहों पे निर्भर है, तो यहाँ पर बाकी का जो एक सिस्टम चलता है तो उसका कलेक्शन के लिए लोग जाते हैं, तो उनको भी पर डे 1200 रुपये एक बोर्डन पड़ जाएगा ना। इसके बारे में जब हमारी कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई थी तो हमने यह विषय रखा था भूटान के साथ, और हम यह विषय हमारे डीएम साहब के समक्ष भी रखेंगे, और हम डीएम साहब को आग्रह करेंगे ये इस विषय में थोड़ा एक स्थिति जो है स्पष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कलेक्शन के लिए जो जाते हैं हमारे लोग और भूटानी नागरिक को क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, तो वो ड्यूज कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो उनको तो 1200 रुपया उनका तो लगना ही नहीं चाहिए हमको लगता है। तो इस विषय में हम अपने जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, वो भूटान के काउंटर पार्ट से, और हम सीजी को भी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर जो फोन सीलिंग में है उनको भी यह विषय देखना चाहिए, उनका भी कुछ काम बनता है, कुछ कर्तव्य है, ठीक है ना, उनको भी देखना चाहिए। केंद्र सरकार का विषय है, उनको भी देखना चाहिए, यहाँ के सांसद को भी यह विषय देखना चाहिए कि इस तरह का जो विषय है, दिल्ली में बैठे हैं, खाली चुपचाप बैठने से नहीं होगा, लोगों ने वोट दे जिताया है तो उनको बात करना चाहिए भूटान के साथ में। ये जो समस्या है इसका स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें क्या है क्या नहीं है। हमारे लोग जो जाते हैं ड्यूज कलेक्शन के लिए, हम तो बोलते हैं महीना में एक बार जाने का जो क्रम है उसको भी एक बार बदल करके, और जब चाहे तब हम हमारे बिजनेसमैन भूटान में जा पाए, ऐसा स्थिति का निर्माण होना चाहिए हमको लगता है, और भूटान वाले को भी सोचना चाहिए इस विषय में। सर, देखा जा रहा है कि जो परमिट का जो सिस्टम होगा एंट्री के लिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आधुनिक काल है, ऑनलाइन का प्रक्रिया जाहिर तौर पे लाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी इंडियंस ऐसे भी हैं जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, ऑनलाइन प्रक्रिया से उनका जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए किस तरह का ये ऑफलाइन का कोई व्यवस्था क्या कुछ? विजय जी, आपने बहुत बिल्कुल सही प्रश्न किया है। हम लोग भी उधेड़ बुन में हैं। ऑनलाइन एंट्री हर किसी का बस का बात नहीं है। एक आदमी जो अशिक्षित है, समझिए पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो जानता नहीं है, तो वो व्यक्ति यदि भूटान में फुनचिलिंग घूम के आना चाहता है, या भूटान का ही कोई एक व्यक्ति, सुदूर गांव का एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भूटानी नागरिक भी है, वो भी जयगांव आना चाहता है, कुछ यहाँ के घूमना चाहता है, होटल में कुछ खाना चाहता है, कुछ परचेज करना चाहता है, बाज़ार में आना चाहता है, तो वो कैसे एंट्री करेंगे? उनका व्यवस्था क्या है? इसलिए हमने कहा कि ये जो ऑनलाइन एंट्री है, एक बार एंट्री करने के बाद में ये फिर आजीवन काम करेगा वो? एक प्रश्न वो है। दूसरा है कि ऐसे गरीब लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो किस तरह से उनका वहाँ उनके लिए एक हेल्प डेस्क रहेगा, और वो हेल्प डेस्क में जो बैठेंगे उनका व्यवहार उनके प्रति कैसा रहेगा, यह भी सोचने वाली बात है। तो ये कई विषय हैं जिनके विषय में हमको लगता है जब गेट खुल जाएगा 23 तारीख को, फिर जो दिक्कतें आएगी वो भूटान, और फिर हम लोग बैठ कर के जो दिक्कतें आएगी, देखिए यहाँ पर एसोसिएशन है, हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन है, हमारा इन एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी बातचीत हुआ था। ये जो 3000 रुपया को लेकर के, ये जो ऑनलाइन एंट्री को लेकर के, सबका कुछ न कुछ इसमें आपत्ति है। ये स्थिति क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा हमको लगता है। भूटान वाले भी इस चीज़ को समझते हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में समस्या नहीं आना चाहिए। हम तो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमको लगता है समस्या आएगा तो उसको हम लोग सुलझाएंगे भी, समस्या का समाधान भी होगा, हमको ऐसा लगता है। सर, जेडीए द्वारा जो लोग आने वाले हैं उन लोगों को वेलकम करने के लिए कुछ? देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, भूटान के लोगों को हम लोग यहाँ पर और स्वागत करने के लिए तैयार है, और हम प्रयास करेंगे हमारे जेडीए की ओर से कोई छोटा सा कार्यक्रम हो, जो पहला व्यक्ति भूटान से जयगांव आए उसका हम कुछ स्वागत करें, ऐसा हम लोग सोचेंगे। हमारे एईओ साहब से बातचीत करके उसका कोई रास्ता निकालेंगे, और जो पहला व्यक्ति भूटान से जयगांव आएगा 23 तारीख को, कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ हम लोग सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे।